नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और घर पर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बाहर निकलिए भी ना, जितना कम हो सके उतना कम निकलिए। 20,000 से ऊपर संख्या पहुंच रही है डेली कोरोना मरीजों की। और अगर ऐसा ही रहा तो देखिए भविष्य में क्या होता है। और अब तो अस्तित्व का संकट है कि कौन बचेगा कौन नहीं। जिसको ऊपर वाला बचाएगा वही बचेगा, ये तो बात सही है। लेकिन जिसको बचना है उसको कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। बाहर कम निकलना होगा। बाहर निकलना होगा तो बहुत ही सावधानी से निकलना होगा। ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। बाकी जो होना है वो तो होगा ही। अपना कर्म आप करते रहिए। आज की तारीख है 29 जून 2020। और आज का जो डेली 30 है उसमें हम मराठा प्रशासन का अगला, मराठा साम्राज्य या मराठा प्रशासन का सेकंड एपिसोड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला एपिसोड हमने डिस्कस किया था, उसके अंतर्गत 20 प्रश्न हमने देखे थे। आज के एपिसोड में हम 22 प्रश्न और 8 प्रश्न करेंट अफेयर के, टोटल 30 प्रश्न देखेंगे। तो 22 प्रश्न आज के मराठा साम्राज्य के होंगे और 8 प्रश्न जो होंगे वो करेंट अफेयर के होंगे। एपिसोड फर्स्ट पहले हो चुका है, एपिसोड 2 आज हम करेंगे। जो भी टॉपिक हम उठाते हैं उसको समग्र रूप से इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि आपके उस टॉपिक से प्रश्न गलत ना हो। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मराठा प्रशासन में सूबे को प्रांत तथा परगने को महल कहा जाता था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। जब भी मैं ये मध्यकालीन भारत के बारे में बात करता हूं या मराठा प्रशासन पे भी मैंने चर्चा की थी, तो मैं कहता हूं आपसे कि ये जो टर्म्स है, सूबा है, प्रांत है, काम विस्तार है, परगना है, मामलतदार है, ऐसे टर्म्स आप पढ़िए, जहां से भी पढ़िए उनको बार बार रिवाइज करिए। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। और दूसरे पे आते हैं कि मामलतदार तथा कामविस्तार दोनों ही परगने में पेशवा के प्रतिनिधित्व होते थे। तो मामलतदार और कामविस्तार जो होते थे वो प्रतिनिधि तो होते थे पेशवा के, लेकिन परगने में नहीं होते थे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, जिला स्तर पर होते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट है कि पेशवाओं के प्रशासन काल में गांव का मुखिया, जो मुख्य अधिकारी होता था, वो पाटिल या पटेल होता था। क्या ये सही है? पटेल या पाटिल टाइटल आपने सुना होगा, है ना। महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं वो ये टाइटल लगाते हैं, है ना, जो मराठी लोग हैं। तो वहां पर क्योंकि ये था चलन में इसलिए वो लगाते हैं। पाटिल का पद आनुवंशिक था। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। पाटिल जो होते थे ये गांव के मुखिया होते थे और इनका जो पद था वो आनुवंशिक था। एक व्यक्ति होता था, फिर उनका लड़का होता था, आगे ही ऐसे वंश में चलता रहता था। और न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य दोनों को ये देखते थे, कर संबंधी कार्यों को भी ये देखते थे। ग्राम तथा पेशवा के प्रशासन के बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका थी वो यही निभाते थे, पाटिल या पटेल। और पाटिल का जो पद था वो आनुवंशिक था। ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मराठों के नागरिक प्रशासन में नगर का मुख्य अधिकारी कौन था? गांव स्तर पे तो आपने देख लिया, ग्रामीण स्तर पे तो पाटिल हो गए, लेकिन नगर स्तर पर कौन होता था? तो नगर स्तर पे कोतवाल होते थे। आज भी पुलिस विभाग में एक पद होता है कोतवाल, नगरों में कोतवाल होते हैं, है ना। तो इसको कहीं ना कहीं सीओ और एसओ के बीच का पद नहीं माना जाता है। एसओ लोग कई बार प्रमोट, लेकिन सीओ के इक्विवेलेंट भी कभी कभी ये होता है, ठीक है। और अब जो हायरकी उसमें पुलिस विभाग में है, जो भी है, लेकिन ये कोतवाल नगरों में होते हैं। तो कोतवाल का जो पद होता था वो मुख्य अधिकारी होते थे नगरों के, मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा के शासनकाल में दीवानी मुकदमे का फैसला पंचायतें करती थी और प्राय उन्हें पंच परमेश्वर की उपाधि दी जाती थी, पंच परमेश्वर कहा जाता था। बिल्कुल सही है। प्रेमचंद का उपन्यास भी आपने पढ़ा होगा, तो प्रेमचंद जी ने भी पंच परमेश्वर एक कहानी लिखी है, अपने उपन्यासों में इसका जिक्र किया है। तो कहानी, उपन्यास, ये सब कहाँ से आए? उस समय की कुछ बातें थी, पुरानी बातें थी। तो पंच तो वास्तव में परमेश्वर के समान होते ही हैं। जैसे जज निर्णय लेते हैं, ऐसे ही परमेश्वर के स्वरूप में पंचों को माना जाता था कि ये हमारे परमेश्वर हैं और ये जो निर्णय लेंगे वो अकाट्य होगा। और ग्राम की पुलिस पाटिल के अधीन तथा जिले की पुलिस मामलतदार के अधीन होती थी। ये भी बिल्कुल सही है। ग्राम स्तर पे पाटिल था और जिले स्तर पे मामलतदार था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवाओं ने विधवा के पुनर्विवाह पर कौन सा कर लगाया? विधवाओं के पुनर्विवाह पर भी पेशवाओं ने कर लगाया था। और इसके जो पेशवा का शासन काल था उसमें राजस्व के दो प्रमुख स्रोत थे, एक भू राजस्व था और एक विविध कर। तो विविध कर में गृह कर आता था, सीमा शुल्क आता था, माप और तौल पे जो टैक्सेस लगते थे। विधवाओं के पुनर्विवाह पर भी ये लोग कर लगाते थे और इस कर को पद दाम कहते थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
पतदाम कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, इसका पहला स्टेटमेंट है कि चौथ और सरदेश मुखी का संबंध मुगलों से था। क्या ये सही है? चौथ और सरदेश मुखी मुगलों से संबंधित थी? ये गलत है, क्योंकि चौथ और जो सरदेश मुखी थी वो मराठों से संबंधित थी, मुगलों से संबंधित नहीं थी। और दूसरा है, पेशवाओं के शासनकाल के दौरान कर्जापट्टी तथा जस्ती पट्टी, कर्जापट्टी कहें अथवा जस्ती पट्टी कहें, ये जमींदारों पर लगने वाला असाधारण कर था। ये स्टेटमेंट सही है। और इसमें जो सरदेश मुखी होती थी, इसको आप जान लीजिए, सरदेश मुखी 10% होता था, 10%, और जो चौथ होता था 1/4 यानी कि 25% होता था। बाकी जो ये है कर्जा पट्टी या जस्ती पट्टी, ये जमींदारों पर लगने वाला असाधारण कर था। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेशवा ने बंजर तथा पथरीली भूमि को जोतने पर आज्ञा दी कि ऐसी भूमि का आधा भाग इनाम के रूप में किसान को दिया जाएगा? कौन ऐसा पेशवा था? भू राजस्व भूमि की जो व्यवस्था थी उस समय, कर राज्य की आय का उसमें मुख्य साधन हुआ करता था। कृषक को नई भूमि जोतने की प्रेरणा देने के लिए उस पर कर जो है वो कम लिया जाता था, है ना, उस पर कर जो था उसकी मात्रा कम रखी जाती थी। माधव राव एक हुए पेशवा, उन्होंने बंजर तथा पथरीली भूमि को जोतने पर जो कर था उसका कर का आधा भाग इनाम के रूप में किसान को देने की घोषणा की थी, किसानों को। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मराठा कर व्यवस्था में करदाता को संरक्षण नहीं मिलता था, पहला स्टेटमेंट है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मराठा जो व्यवस्था थी उसमें कर जो था वो प्रधान स्रोत था इसका, तो करदाता को संरक्षण मिलेगा कि नहीं? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो करदाता को संरक्षण मिलेगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पर हम आते हैं कि काम बेचदार सरदेश मुखी वसूल करते थे तथा गुमस्ता चौथ की वसूली करते थे। यहां पर थोड़ा सा डीप जाके प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरदेश मुखी और कामदार, मतलब ये काम बेचदार, सरदेश मुखी और गुमास्ता, ये दो हैं, काम बेचदार और गुमास्ता, और सरदेश मुखी और चौथ, ये कर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूं, ये टफ हो गया है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ हो गया है। काम बेचदार सरदेश मुखी वसूल करते थे, इतना ही काफी था, है ना। अगर इससे ज्यादा ये पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि केवल गलत कराने के लिए पूछा गया है। गुमास्ता चौथ की वसूली करते थे, यानी कि 10-15 क्वेश्चन इसी में पूछ लिए गए इस स्टेटमेंट में, ये मान लीजिए इतना प्रेशर। अब यहां पर थोड़ा सा इसको आप सोचिए, ये ज्यादा डीप क्वेश्चन हो गया है, ऑप्शनल के स्तर का है। काम बेचदार गुमास्ता, ये जो पद हैं ये उल्टे लिखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं वो उल्टे लिखे हुए हैं। गुमास्ता जो है वो सरदेश मुखी की वसूली करते थे और काम बेचदार जो है वो चौथ की वसूली करते थे। बस इतना इसमें कहना था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जब भी आपको प्रश्न समझ में ना आए उसको थोड़ा सा तोड़ कर पढ़िए। काम बेचदार, यहाँ पे रुकिए, सरदेश मुखी वसूल करते थे और गुमास्ता चौथ की वसूली करते थे। इस क्वेश्चन में एक कमी ये भी रह गई, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, इसलिए ये पढ़ने में नहीं आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य में उपरिस कौन होते थे? उपरिस, मराठा साम्राज्य में उपरिस कौन होते थे? उपरिस जो होते थे, बटाईदार का नाम आपने सुना है? बटाईदार, जैसे मान लीजिए किसी एक्स पर्सन की एक जमीन है और इस जमीन को उसने ए पर्सन को दे दिया और इसमें कहा कि तुम खेती करो और जितना होगा उसका बचत का आधा आधा हमारा तुम्हारा हो जाएगा, है ना, आधा आधा, है ना, बचत का। और कई बार अब इसमें कई अलग अलग रूल होते हैं, कई बार ये सारा इनपुट भी देता है जो बटाईदार होता है, तो ए जो होगा ये बटाईदार कहलाया, ठीक है ना, आधा आधा या जो भी परसेंट तय होगा, ये तो डिपेंड करता है कितना तय हुआ है। तो ये बटाईदार, तो उपरिस जो होता है वो बटाईदार होता था मराठा राज्य में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शिवाजी की मृत्यु के बाद कौन मराठा साम्राज्य का शासक बना? जब शिवाजी की मृत्यु हो गई, शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी बने। कौन बने? संभाजी। और संभाजी के बाद में बने शिवाजी द्वितीय, ये क्रम याद कर लीजिए, शिवाजी द्वितीय बने और उसके बाद में साहू बने। ठीक है, तो ये तीनों क्रम याद रखिएगा, संभाजी, शिवाजी और साहू। यहां उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा संभाजी सी। संभाजी के बाद में भी शिवाजी द्वितीय बनेंगे ना, तो ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संभाजी के साथ ही औरंगजेब ने अपने पुत्र औरंगजेब ने उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय को भी बंदी बनाया। संभाजी के साथ ही औरंगजेब ने उसके पुत्र शिवाजी, ये देखिए गलत लिखा है, शिवाजी द्वितीय को भी बंदी बनाया। तो ये जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, इसको आप ध्यान से पढ़िए। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि यहां पर सही क्या होगा ये भी हमको जानना पड़ेगा। संभाजी के साथ औरंगजेब ने उसके पुत्र साहू को बंदी बनाया था। अगर आपको क्रम सही से याद है तो उसके पुत्र किसको, साहू को बनाया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि संभाजी ने 1680 ईस्वी में 1680 ईस्वी से 1698 ईस्वी के बीच मात्र 18 वर्षों तक शासन किया। ये भी प्रश्न थोड़ा सा जीएस के हिसाब से ज्यादा टफ हो गया है। संभाजी का जो कार्यकाल था वो 1680 से 1689 के बीच में था, तो यानी कि टोटल 9 वर्षों तक इसने शासन किया था। तो इस तरीके से 18 वर्ष वाला स्टेटमेंट गलत है, कोई भी इसमें सही नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थोड़े से क्वेश्चन हाई लेवल के हैं, आप परेशान न होइए, इससे सरल क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। जब इसको आप तोड़ देते हैं तो यही क्वेश्चन सरल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस मराठा शासन ने प्रतिनिधि नामक एक नए पद की स्थापना की थी? कौन ये मराठा शासक था? तो प्रतिनिधि नामक जो नया पद था, इसको बनाने का कार्य जो है वो राजा राम ने किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1689 से लेके 1700 के बीच में किसका, इनका राजा राम का जो कार्यकाल था। अगला प्रश्न है, किस महिला ने मराठा प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन सी महिला थी? तो ये महिला थी ताराबाई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ताराबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाता है। और प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाना है। अब आप चाहे एग्जाम वाले दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के प्रैक्टिस करिए और चाहे घर से करके जाइए, जो आपको पसंद हो। अगर एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे प्रैक्टिस तो कई साल करनी पड़ेगी, क्योंकि साल भर में एक ही दो एग्जाम होंगे, तो 10-15 साल लग सकते हैं 15-20 पेपर देने में। अगर आप घर पे करके जाते हैं तो आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और घर पे कर लीजिए, वो 15-20 पेपर आप हफ्ते भर में भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम पास नहीं होगा, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज की भी सहायता ले सकते हैं, कहीं से भी आप ज्वाइन करिए, लेकिन करिए जरूर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दो स्टेटमेंट है। पहला है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम ने शिवाजी के पौत्र साहू को कैद से मुक्त कर दिया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय के बाद संभाजी द्वितीय शासक बना। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई 1707 में, ये तो बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में मुअज्जम ने शिवाजी के पौत्र साहू को कैद से मुक्त किया था, ना कि आजम ने। आजम और मुअज्जम ये औरंगजेब के पुत्र थे, लेकिन मुअज्जम ने किया था, ना कि आजम ने। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय के बाद संभाजी द्वितीय शासक बना, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो केवल 2 इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा शासक ने बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया था? औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी के साथ साहू को भी बंदी बना लिया। 18 वर्षों तक बंदी जीवन बिताने के बाद 1707 में मुगल शासक मुअज्जम ने, जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था, उसे मुक्त कर दिया था। अभी हमने ऊपर के प्रश्न में डिस्कस किया। यहां पे पूछा जा रहा है कि किस मराठा शासक ने बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया? 1707 ईस्वी में साहू ने स्वयं को मराठा राज्य का शासक घोषित किया और उत्तराधिकार के युद्ध में चाची ताराबाई को पराजित किया। और अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए उसने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया। ठीक है, तो किसको नियुक्त किया? साहू को। ठीक है ना, किस मराठा शासक ने नियुक्त किया? बालाजी विश्वनाथ को। साहू ने नियुक्त किया, और किसको किया? बालाजी विश्वनाथ को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साहू। साहू ने किया था, यह ध्यान रखिए। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का कि साहू द्वारा बालाजी विश्वनाथ को सेना कर्ते की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये उपाधि इसको प्रदान की गई। कभी नहीं सुना होगा आपने सेना कर्ते, यहां सुन लीजिए। सेना कर्ते की उपाधि से इसको सम्मानित किया गया। सेना कर्ते की उपाधि दी गई थी किसको? बालाजी विश्वनाथ को दी गई थी, साहू के द्वारा दी गई थी। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। ये पहला स्टेटमेंट हो गया जो बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि मराठा परिसंघ का निर्माण संभाजी द्वितीय के शासन काल में हुआ था। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए। मराठा परिसंघ जो बना था
वो साहू के काल में, साहू के काल में ही बना था, ना कि संभाजी द्वितीय के काल में। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। बालाजी विश्वनाथ ने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पेशवा बने, लेकिन इन्होंने जो अपनी स्टार्टिंग की थी वो राजस्व अधिकारी के रूप में की थी। ठीक है ना, मान लीजिए कि पहले ये लेखपाल उपपाल हुए थे, बाद में आईएएस बन गए, इस टाइप का आप कुछ समझ सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इनका जन्म श्रीवर्धन गांव में वैश्य परिवार में हुआ था। अगर आपने पद्मावती या पद्मावत जो फिल्म है वो सही से देखी है ध्यान से, तो आपको पता होगा कि ये जो है चितपावन ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए थे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालाजी विश्वनाथ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मुगलों तथा मराठों के मध्य एक अस्थायी समझौते की व्यवस्था थी। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों और मराठों के मध्य एक अस्थायी समझौता किया था, ये बड़ी उपलब्धि थी उसकी। और मराठा मुगल संधि बालाजी विश्वनाथ तथा हुसैन अली के बीच में ये हुई थी। ये प्रश्न भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है। इनकी शर्तों को मान्यता रफीउद्दरजात ने दी थी। ये नाम देखिए कठिन है। मराठा मुगल संधि की शर्तों को मान्यता रफी-उद-दर्जात ने दी थी। पढ़ लीजिए इसको, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रफी-उद-दर्जात जो भी नाम है, सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए। किसने पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया था? अब ये बहुत सरल प्रश्न है, ये शायद हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, है ना, लेकिन आप इसको जान लीजिए, ये बालाजी विश्वनाथ ने बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। पूछा जाएगा यानी कि रिपीट होगा, अगर नहीं पूछा जाएगा तो इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सरल है, बहुत पॉपुलर प्रश्न है। तो बालाजी विश्वनाथ ने इसको वंशानुगत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी, ये किस पेशवा ने कहा था? और ये कहा था, कब कहा था, पहले ही पृष्ठभूमि समझिए। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी जो नीति थी, अपनी नीति को घोषित करते समय बाजीराव प्रथम ने ये स्टेटमेंट कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है कि बाजीराव ने निजामुल मुल्क को पालखेड़ा के युद्ध में पराजित किया था। यहां पर आपको यह याद रखना है कि पालखेड़ा का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था। तो बाजीराव और निजामुल मुल्क, पहला बिल्कुल सही है। और वारणा की संधि द्वारा संभाजी द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये भी वारणा की संधि भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये पहला जो है, ये निजामुल मुल्क का पालखेड़ा का जो युद्ध है और वारणा की संधि, इसकी डेट भी अगर आपको जाननी है तो जो वारणा की संधि है ये 1731 में हुई थी। ठीक है, 1731 में वारणा की संधि हुई थी। और जो पहला है ये 1728 की घटना है, निजामुल मुल्क को पालखेड़ा के युद्ध में 1728 में ये पराजित किया था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमको टॉपर की लिस्ट भी जारी करनी है, जो कि कल का टेस्ट हुआ था, उसको भी अभी हम देख लेंगे। और बाकी आपके लिए एक सूचना है कि आप अगर बीओ, आरओ या यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। 6307121212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये डेली 30 और अन क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, और बाकी बहुत सारे मॉक टेस्ट, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आईएएस प्रेप एकेडमी आप सर्च करिए प्ले स्टोर में। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक प्रश्न और देखते हैं आज के इस टॉपिक का, उसके बाद में करंट अफेयर पे चलते हैं। किस पेशवा ने हिंदू पद पातशाही के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये अगला प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है बाजीराव प्रथम, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाजीराव दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, और सैन्य शक्ति के संगठन पर इसने बहुत ध्यान दिया था, और इसी ने हिंदू पद पातशाही के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है,
चलिए अब आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन नगद सहायता पहल एट वन क्लिक इसकी शुरुआत की है? और इसको शुरू करने वाला जो राज्य है वह है गुजरात, है ना। एमएसएमई के तहत है और ये वस्त्र उद्योग सहित है, ये ध्यान रखिएगा। एट वन क्लिक ऑनलाइन नगद सहायता पहल है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोविड 19 महामारी के फैलने का मुकाबला करने के लिए एसीटी एक्सेलरेटर गठबंधन किसके द्वारा गठित किया गया है? और ये जो गठबंधन जो गठित किया गया है, ये WHO के द्वारा किया गया है। पहले तो WHO ने चाइना के साथ मिलकर कोविड को छुपाया, ये आरोप WHO पर लग रहे हैं, लेकिन अब दुनिया भर के ये प्रयास कर रहा है। एसीटी एक्सेलरेटर गठबंधन जो है ये कोविड 19 से रिलेटेड है, WHO के द्वारा है और इस कोविड 19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 12 महीनों में 31.3 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी, ऐसा इसमें बताया गया है। अभी तक 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर संग्रह करने में यह सक्षम रहा है। आगे देखिए इसमें क्या होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेरो सर्वे में एक व्यक्ति के रक्त के नमूने में किसकी उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है? तो जो सेरो सर्वे होता है, सेरो सर्वे में अभी गृह मंत्रालय ने एक हालिया में रिपोर्ट जारी की है हाल में, उसमें दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे कराया गया, उसके आधार पर जारी किया गया है और इसमें माना गया है कि राजधानी में कोविड 19 सकारात्मक मामलों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है और उसी के तहत जो ये सेरो सर्वे या सीरो सर्वे भी इसके लिए शब्द मिलता है, सीरो सर्वे। तो जो सीरो सर्वे है इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको ये जान लेना चाहिए कि इसके अंतर्गत एंटीबॉडी का निर्धारण किया जाता है, एंटीबॉडी की उपस्थिति का निर्धारण किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली का इसमें जो है वो जांच की जाती है और इसी का सर्वे वो किया जाता है। अगला प्रश्न, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है विनी महाजन। विनी महाजन को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है। अभी तक कोई महिला मुख्य सचिव वहां पर नहीं बनी थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1987 बैच की IAS ऑफिसर हैं ये और अभी तक वहां पे करण अवतार सिंह थे, उन्हीं की जगह पे इनको तैनात किया गया। हाल ही में नासा ने किसके नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है? तो नासा ने अभी मैरी डब्ल्यू जैक्सन, है ना, अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी मैरी डब्ल्यू जैक्सन, उन्हीं के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अभी अमेरिका में नस्लवाद और को लेकर जो हिंसाएं होती रहती हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुए, अब उसके बाद में ये सब काम किए जा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2021 लॉन्च की है? नशा मुक्त भारत ये किसने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये योजना लॉन्च की है 2020-21 के लिए ये है और एक्शन प्लान 272 अभी इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है, जिसमें सबसे जो प्रभावित जिले हैं वहां पर इसको शुरू किया गया है और इसके लिए कोशिश क्या की जाएगी, इसमें नशीली दवाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका रोकथाम किया जाए और इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, जागरूकता और साथ में कुछ और कार्यक्रम। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लोगों को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस गाइड और एक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? और ये कार्यक्रम शुरू करने वाली है फेसबुक। किसने शुरू किया है? फेसबुक ने। अब ये सब इतने बड़े प्लेटफॉर्म हो गए हैं जिनकी पहुंच ज्यादातर लोगों तक है। सब लोग फेसबुक चलाते हैं, कुछ चलाएं या ना चलाएं फेसबुक जरूर चलाते हैं, घर का काम करें या ना करें फेसबुक जरूर चलाते हैं। तो ऐसे में इनका पॉजिटिव उपयोग भी होना चाहिए। ये अच्छी बात है फेसबुक चलाना, लेकिन सब कुछ छोड़ के फेसबुक चलाना बहुत बुरी बात है। समय का ध्यान न रखते फेसबुक चलाना बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो ये लोग ऐसे अगर कोई कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल ना करें। और अंतिम प्रश्न है, किस रेटिंग एजेंसी ने इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के 5% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? और ऐसा करने वाली है S&P। S&P का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या है। S&P का कोई फुल फॉर्म है जो रेटिंग एजेंसी है, इसको बताइएगा। और एक शीर्षक एशिया पैसिफिक लॉसेस नियर USD3 टन एज बैलेंस शीट रिसेशन लूम्स करके इसने एक टाइटल से अभी एक इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और उसी में ये कहा गया है कि 5% तक ये सिकुड़ जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अब चलिए देख लेते हैं आज के टॉपर का नाम, जिन लोगों ने टॉप किया है कल के टेस्ट को, संडे को जो टेस्ट हुआ है 28 जून को। चलिए देख लेते हैं टॉपर के नाम को, और जिन्होंने टॉप किया है उनको बहुत बहुत बधाई। और जल्दी आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक गिफ्ट सोच रहा हूं आप लोगों के लिए। एक पुरस्कार राशि भले ना हो, लेकिन एक पुरस्कार जरूर हो। राशि का मतलब ये है कि मैं आपको नगद भले ना दूं, क्योंकि नगद पाने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा या मुझे आपके पास जाना पड़ेगा। और पढ़ाई में पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है कुछ मटेरियल, कुछ गाइडेंस, वो मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। टॉप किया है वंदना जी ने, फर्स्ट रैंक इनकी है। 75 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए, 75 ही होते हैं, टोटल अटेम्प्ट कर दिए। 72 इनके करेक्ट हैं, 3 इनकरेक्ट हैं, 94 मार्क्स इनके हैं। इनकी फर्स्ट रैंक रही है, यहाँ पे मैं रैंक लिख रहा हूँ, तो ये फर्स्ट रैंक पे रही है। सेकंड रैंक पे रही है नेहा राजपूत, और साथ में आनंद सिंह, 2 लोग, क्योंकि दोनों लोगों के नंबर हैं 90। और हरेंद्र कुमार जी हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं ये, और हरेंद्र कुमार जी की थर्ड रैंक रही है। कौन सी रैंक रही है? हरेंद्र कुमार जी की थर्ड रैंक रही है, और इनके मार्क्स हैं 89। फोर्थ रैंक पर रहे हैं अभय, अभय के 85 मार्क्स हैं। फिफ्थ रैंक पे रहे हैं गौरव जैन, 84 मार्क्स। सिक्स रैंक पर रहे हैं राकेश कुमार राव, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं ये भी, और 83 मार्क्स हैं। और शांतनु जी कोई हैं, इन्होंने 2 बार अटेम्प्ट किया है, लेकिन कोई बात नहीं है। इनकी 7th रैंक रही है, 82 मार्क्स। और 7th रैंक पे रहे हैं सर्वजीत भी, क्योंकि इनके भी 82 मार्क्स हैं। और 8th रैंक पे रही हैं गरिमा सिंह, इनके 81 मार्क्स हैं। ठीक है। और कुसुमवती यादव जी, इनके भी हमेशा अच्छे मार्क्स ही आते हैं, और अच्छा लगता है कि ये लोग अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो 79 मार्क्स के साथ 9th रैंक, टॉप 10 में इस बार भी हैं ये। राधा यादव 78 मार्क्स, और इनकी रैंक रही है 10। और उसके बाद में अभिषेक वाजपेयी, अक्षय, नितिन, दिलीप के सिंह, मोहम्मद अनवर, और देवर्षि प्रताप सिंह चौहान, गौरी, ये लोग आगे हैं। करीब 500 लोगों ने टेस्ट दिया, इसमें आप लोगों ने टॉप किया, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और अगली बार टेस्ट में मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगा। बाकी आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जुड़े रहें हमसे, जितना लाभ हमारा उठा सकें आप उठाइए। और आप लोग अपना सजेशन भी दे सकते हैं, कोई आपकी क्वेरी है तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और हम कल के डेली 30 में फिर से मिलेंगे और किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।